को। सबसे पहली बात तो संविधान है क्या? संविधान एक ऐसा संकलन है कानूनों का जो किसी देश के शासन व्यवस्था को चलाती है। और जब भारत में संविधान लागू हुआ था तो भारत में संविधान लागू होने के समय टोटल जो थे 395 अनुच्छेद थे, टोटल 395 अनुच्छेद थे। और इनमें से जो बहुत प्रमुख होंगे हम उनके बारे में चर्चा करेंगे, जो कि आपके एग्जाम में 100% आने की गारंटी होती है। तो आइए देखते हैं। पहला अनुच्छेद 1। अनुच्छेद 1 कहता है संघ का नाम और क्षेत्र। भारत एक राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 1 ये बताता है कि भारत राज्यों का एक संघ है और इसमें भारत के दो नामों की चर्चा की गई है, जिसमें कि पहला है इंडिया और दूसरा है भारत। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संविधान में भारत के कितने नामों की चर्चा की गई है। तो संविधान में भारत के दो नामों की चर्चा की गई है, इंडिया और भारत। अनुच्छेद 1 भारतीय संविधान का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद है। यह भारत को राज्यों का संघ घोषित करता है कि मतलब भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, जिसमें कि राज्य भी हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मतलब संसद को नए राज्यों को भारतीय संघ में शामिल करने का अधिकार प्राप्त है। ऐसे राज्य जो पहले से भारत के संघ में शामिल नहीं हैं, बाहर से आके शामिल होते हैं, वो जो प्रवेश होगा उनका वो संसद में को अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 2 के तहत प्राप्त है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि सपोज करिए कि लाहौर पाकिस्तान में अभी है, कल को हमारा मन करेगा कि 2 थप्पड़ दे पाकिस्तान को और बोले लाहौर इधर लाओ। तो लाहौर जो भारत में शामिल होगा, वो चूंकि भारत में है नहीं, दूसरे देश से शामिल होगा भारत में, तो वो जो होगा वो अनुच्छेद 2 के तहत होगा। ठीक है, ये क्लियर है एकदम से बात। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है? अनुच्छेद 3 ये कहता है कि ऐसे राज्य जो भारत में पहले से शामिल है, संघ में पहले से शामिल है, उनकी सीमा में, नाम में और क्षेत्रफल में परिवर्तन वो अनुच्छेद 3 के तहत किया जाएगा। उदाहरण के लिए एक राज्य था हमारा बिहार। बिहार में झारखंड को अलग किया गया। तो आप देखते होंगे कि ये जो है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड को अलग किया गया था। तो चूंकि बिहार पहले से संघ में शामिल था तो ये अनुच्छेद 3 के तहत होगा। लेकिन याद होगा आपको, सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था और ये पहले से भारत में शामिल नहीं था, ये अलग से शामिल हुआ था। तो जो सिक्किम भारत का 22वां राज्य था ये 1975 ईस्वी में बना हुआ था। ये किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 2 के तहत। तो अनुच्छेद 2 और 3 आपका दोनों एकदम क्लियर हो गया होगा। इसी में हमने बात किया अनुच्छेद 3। देखिए, नए राज्यों का गठन तथा विद्यमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। तो ये सारी चीजें जो है वो अनुच्छेद 3 के तहत की जाएगी और अनुच्छेद 3 के तहत ही झारखंड बिहार से अलग होकर के एक राज्य बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना था, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर के एक राज्य बना था। तो जो राज्य पहले से भारत में शामिल है उनके सीमाओं, नामों और क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाएगा, उनसे काट करके एक अलग राज्य बनाया जाएगा। ये अनुच्छेद 3 में इस बात का जिक्र किया गया है। और ये सारी शक्तियां संसद के पास होती हैं, ये सारी शक्तियां संसद के पास होती हैं और संसद ही ये काम कर सकती है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अगले। अब महत्वपूर्ण में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 12। अब एक चीज आप देखेंगे कि जो अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 ये मौलिक अधिकारों से संबंध रखता है। और मौलिक अधिकार स्टार्टिंग में 7 थे। 1978 के 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। तो वर्तमान में जो मौलिक अधिकारों की संख्या है ये तो 6 है, लेकिन मूल संविधान में जो था ये 7 हुआ करता था। उसमें से अनुच्छेद 12 सबसे पहला जो है ये राज्य की परिभाषा को बताता है। भारतीय संविधान में राज्य शब्द की क्या परिभाषा होगी उसके बारे में जिक्र करता है अनुच्छेद 12।
ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इससे लगातार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भारत में राज्य शब्द का मतलब क्या है। ठीक है, भारतीय संविधान में जो राज्य शब्द का मतलब है कौन कौन आता है, तो राज्य में कौन कौन शामिल होगा, भारत सरकार और संसद, राज्य सरकार और विधानमंडल और स्थानीय प्राधिकरण। स्थानीय प्राधिकरण का मतलब समझ लीजिए आप, नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये सभी जो है स्थानीय प्राधिकरण में आते हैं। तो ये सभी शामिल होंगे किसमें, राज्य में। तो राज्य शब्द का अर्थ समझ गए और इसमें क्या क्या कौन कौन शामिल होगा ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अनुच्छेद 13, मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अपमान करने वाले कानून निष्प्रभावी होते हैं। इसमें बात किया गया है कि अगर आप मौलिक अधिकार का यूज देश विरोधी कामों में करते हैं तो आपको मौलिक अधिकार से असंगत कर दिया जाएगा। अगर आप किसी और के मौलिक अधिकार का हनन करते हैं, ऐसे केस में भी आपको मौलिक अधिकार से असंगत किया जा सकता है। इसका बात अनुच्छेद 13 में किया गया है। मैंने आपको जहां तक अभी बता के रखा था कि प्रारंभ में भारतीय संविधान में 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार हैं। संपत्ति का अधिकार जो कि पहले अनुच्छेद 31 में था, अब इसे 300 के ए में डाल दिया गया है। अनुच्छेद 14, ये समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 18 तक है। ये संविधान के 14 से लेकर के 18 में जिक्र किया गया है समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 कहता है कि विधि के समक्ष समानता। विधि के समक्ष समानता का मतलब ये हुआ कि सभी नागरिक जो हैं वो कानून के सामने बराबर हैं, कानून के नजर में सभी का स्थान बराबर है। इसमें एक चीज और बात किया गया है, विधियों का समान संरक्षण। तो 2 चीजें याद रखेंगे, विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण। अनुच्छेद 15 कहता है कि धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म के स्थान पर किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। मतलब भेदभाव का अंत जो बात करता है वो बात करता है अनुच्छेद 15। इसके अलावा अनुच्छेद 16, सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता का मौलिक अधिकार। जो लोक नियोजन होता है, जो सरकारी नौकरियां होती हैं, उसमें रोजगार में अवसर की समानता दी जाएगी, ये बात अनुच्छेद 16 में जिक्र किया गया है। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि सर कहाँ है अवसर की समानता, आरक्षण जो दिया जाता है उसमें कुछ लोगों को एक्स्ट्रा, कुछ लोगों को अधिक जो है वो स्थान दिया जाता है। तो इसकी भी बात इसी अनुच्छेद 16 के 4 में की गई है। 16 का 4 जो है ये आरक्षण से ही संबंधित है। इसी में बात किया गया कि ऐसे लोग जो कि सामाजिक रूप से दबे कुचले हैं, समाज की मुख्य धारा में शामिल नहीं है, उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जाएगा। इसकी बात अनुच्छेद 16 में की गई है और 16 के 4 में की गई है। तो कभी अगर आपसे आरक्षण के बारे में पूछा जाए तो ये भी अनुच्छेद 16 में ही आता है। अनुच्छेद 17, अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित मतलब ये है कि छुआछूत का अंत किया जाएगा। ये अनुच्छेद 17 में बात किया गया है, अस्पृश्यता का अंत। ठीक है। अनुच्छेद 18 उपाधियों के अंत के बारे में बात करता है कि कोई भी उपाधि सैनिक, शैक्षणिक या फिर जो भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, जैसे कि भारत रत्न, पद्मश्री सम्मान इत्यादि दिया जाता है, इनको छोड़ करके जो भी उपाधि है उसका अंत कर दिया गया है अनुच्छेद 18। लेकिन सैनिक उपाधि आप रख सकते हैं और कोई सैनिक है उसको, उनको जो उपाधियां मिलती हैं वो रखा जा सकता है। कोई पढ़ाई करके कोई पीएचडी कर लिया तो वो डॉक्टरेट की उपाधि लगाता है, कोई इंजीनियर बन गया तो वो उपाधि लगा सकता है। तो शैक्षणिक उपाधि के अलावा सैनिकों की उपाधि और भारत सरकार के द्वारा जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है वो उपाधि आप रख सकते हैं। बाकी उपाधियों का उन्मूलन किया गया है, जैसे कि विदेशी उपाधियां, भारतीय नागरिकों को विदेशी राज्यों से उपाधि स्वीकार करने से रोकना, ये सारी उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के द्वारा। ठीक है बुआ। एक बात और, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप इस वीडियो को स्किप करके आगे निकल जाइए, मतलब ये है कि आप अपने काम को छोड़ रहे हैं, आप अपने युद्ध से डर रहे हैं, आपको अपने युद्ध से हटना नहीं है। अगर आप ना रणभूमि में आ गए हैं तो आपको अपना युद्ध लड़ना है। सबको लड़ने पड़ते हैं अपने अपने युद्ध,
चाहे राजा राम हो, चाहे गौतम बुद्ध। तो आपको अपनी लड़ाई खुद लड़नी है और ये वीडियो, ये सेशन आपको 4 मार्क्स देकर जाएंगे। 4 मार्क्स, 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 20 में से 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो अगर एक वीडियो से आ जाए तो क्या ही बात कहने इस बात के लिए। तो समानता का सिद्धांत जो है ये तो आप समझ चुके हैं, 14 से 18 के बीच होता है। अनुच्छेद 19 ये अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित है। अभिव्यक्ति की आजादी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अभिव्यक्ति की आजादी, आप देखते होंगे कि आप कहीं सड़क पर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर सकते हैं, आप किसी नेता के विरोध में नारे लगा सकते हैं, तो ये सब अभिव्यक्ति की आजादी में आता है। ये सारी की सारी चीजें संविधान के अनुच्छेद 19 में प्रदान की गई है। इसी में अनुच्छेद 19 का जो 1 है, इसी में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा किया गया है। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी 19 के 1 में ही आता है, क्योंकि ये भी अभिव्यक्ति की आजादी से ही संबंधित है। तो इसमें कुल 6 प्रकार होंगे, आप देखिएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की आजादी, विचारों को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने का अधिकार, ये ऑप्शन नंबर 1 में आता है। ठीक है, ये पहला। दूसरा, शांतिपूर्ण रूप से आप सभा कर सकते हैं बिना हथियारों के एकत्र होने की स्वतंत्रता। जैसे कि आप किसी मेला में जाते हैं, किसी नेता का जो है वो रैली होता है, भाषण होता है, ये सारी चीजें 19 के 1 में ही प्रदान की गई है। लेकिन वो सभा शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए, बिना हथियारों का होना चाहिए, उसमें देश विरोध में कोई चीज नहीं होना चाहिए। ये चीजें आप इसको अगर ए माने तो ये आप समझिए कि ये बी में बात किया गया है। सी में संघ निर्माण के बारे में बात किया गया है कि आप किसी भी प्रकार का यूनियन बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, ये सी में बात किया गया है। डी, आप देश में कहीं पर भी निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, ये डी में बात किया गया है। लेकिन कुछ राज्यों में आपको परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी, विशेष परमिट की आवश्यकता पड़ती है। तो वो कुछ राज्य को छोड़ करके बाकी हर जगह पे आप निर्बाध रूप से घूम सकते हैं, बाकी कुछ राज्यों में आपको परमिट लेने की आवश्यकता पड़ेगी। ई, आप कहीं पर भी देश के किसी भी कोने में रह सकते हैं, वो निवास की स्वतंत्रता है, और देश के किसी भी भाग में रहने और बसने का अधिकार आपको प्राप्त है। तो ये हो जाता है ई में। एफ को हटा दिया गया वर्तमान में, तो ये है जो है जी आ जाता है। उसके बाद व्यवसाय की स्वतंत्रता, आप किसी भी राज्य में कहीं भी कोई भी नौकरी, व्यापार या कारोबार करने के लिए स्वतंत्र हैं। इस बात की चर्चा 19 के जी में की गई है। तो कुल इसमें 6 प्रकार के स्वतंत्रता का बात किया गया है। ठीक है, तो आप ए, बी, सी, डी, ई, एफ को हटा दिया गया है और ये है जी। तो कुल 6 प्रकार के हैं, और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में भी चर्चा की गई है। न्याय और संरक्षण के अधिकार, अब 20, 21 और 22। 20 में बात किया गया है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। मतलब ये कि कुछ अपराधों के मामले में अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है तो उसे स्वयं के खिलाफ गवाही देने के लिए मारपीट नहीं की जाएगी, उस पर अत्याचार नहीं किया जाएगा। इस बात का चर्चा अनुच्छेद 20 में किया गया है। अनुच्छेद 21 जो है जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मौलिक संरक्षण है, जीवन जीने की स्वतंत्रता, इसका बात अनुच्छेद 31 में किया गया है। आप ऐसे समझ लीजिए, आप हेलमेट पहन के जो रोड पे नहीं निकलते हैं, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत ही इस पर रोक लगाया गया है कि आप हेलमेट पहनकर निकलेंगे, आप सार्वजनिक जगहों पर धूम्रपान नहीं करेंगे, आप आत्महत्या की कोशिश नहीं करेंगे। ये सारी बातें अनुच्छेद 21 में है। मतलब जीवन जीने की स्वतंत्रता, जीवन जीने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये क्लियर। और अनुच्छेद 21 के ए में शिक्षा का अधिकार है बाबू, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, पूछा भी गया एसएससी जीडी में लगातार। शिक्षा का अधिकार, इसमें क्या बात किया गया कि 6 से जो 14 वर्ष के बच्चे हैं, इसके लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया है, और ये शिक्षा के अधिकार से संबंधित है, आर्टिकल 21A। और आर्टिकल 22 है गिरफ्तारी और नजरबंदी से विशेष संरक्षण, ये बात किया गया है अनुच्छेद 22 में। अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और बलात्श्रम का पूर्ण प्रतिषेध, यह अधिकार मानवीय गरिमा की रक्षा करता है। अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 जो है आपका, ये शोषण के विरुद्ध अधिकार में आता है।
और इसमें 23 जो है ये कहता है कि मानव तस्करी का मतलब मानव का व्यापार खरीद फरोख्त नहीं की जाएगी, और इसके अलावा आप किसी से उससे जबरदस्ती मजदूरी नहीं करवा सकते हैं, उसके मन के विरुद्ध आप मजदूरी नहीं करवाइएगा, और अगर मजदूरी कोई व्यक्ति करता है तो उसको उसके बदले में जो मार्केट रेट पे आपको पैसा देना पड़ेगा। आप बेकार श्रम नहीं करवा सकते हैं, आप फ्री का कोई काम नहीं करवा सकते हैं, आपको पैसा देना पड़ेगा। इसी बात का जिक्र किया जाता है अनुच्छेद 23 में, ठीक है। और अनुच्छेद 24, 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं वो किसी खतरनाक जगह पर काम नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कोई खदान हो गया, कोई फैक्ट्री हो गया जहां पे उनके जान को खतरा है। ऐसे जगहों पर अनुच्छेद 24 जो है बच्चों को काम करने से रोक लगाता है कि किसी भी फैक्ट्री में या खदानों में 14 वर्ष से कम बच्चे काम नहीं कर सकते हैं। अब यहां से धार्मिक स्वतंत्रता स्टार्ट होती है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब ये कि किसी भी धर्म को मानने की आजादी। तो अनुच्छेद 25 ये कहता है कि अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता। आप अपने मर्जी से किसी के दबाव में ना आकर आप अपनी मर्जी से अगर किसी धर्म को स्वीकार करते हैं तो आप उसे मान सकते हैं, उस धर्म का प्रचार कर सकते हैं, उसका आचरण कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि आप अपने मन से मानेंगे, किसी के दबाव में आकर नहीं मानेंगे, इलीगल नहीं होगा तब। लेकिन अगर आपको फोर्स किया जाता है धर्म परिवर्तन करने के लिए, वो इलीगल होता है। अनुच्छेद 26, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की पूर्ण स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक मामलों का पूर्ण प्रबंधन करने का अधिकार प्राप्त है, ये अनुच्छेद 26 के तहत प्राप्त है। अनुच्छेद 27, किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए कर देने की स्वतंत्रता। आप अपने धर्म के प्रचार के लिए टैक्स दे सकते हैं। इसकी बात जो की गई है वो अनुच्छेद 27 के तहत की गई है। जैसे कि आप एक बात समझेंगे, मुस्लिम धर्म में एक आता है जकात। जकात अपनी कमाई का एक हिस्सा दान किया जाता है, तो अपनी कमाई का एक हिस्सा वो अनुच्छेद 27 के तहत अपने धर्म के प्रचार के लिए दान करता है। इस बात की स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 27 में की गई है। अनुच्छेद 28 जो है धार्मिक शिक्षा में भाग लेने या न लेने की स्वतंत्रता। अगर कहीं पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, सपोज किसी स्कूल में प्रार्थना हो रही है और किसी धर्म के बच्चे जो हैं वो चाहे कि मैं प्रार्थना में भाग ना लूं, तो वो बच्चे प्रार्थना में भाग नहीं लेंगे, प्रार्थना से अलग होंगे। इस बात की जो चर्चा की गई है वो अनुच्छेद 28 में की गई है। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के अधिकारों से संबंधित है। 29 और 30। अनुच्छेद 29 में इस बात की चर्चा की गई है कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण और उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। अल्पसंख्यक का मतलब होता है कि वैसे लोग या वैसे धर्म के लोग या वैसे भाषा के लोग जिनकी संख्या कम है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है, तो उनकी भाषा, लिपि और संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थाएं स्थापित करने और उनका प्रशासन करने का अधिकार प्राप्त है। मतलब जो अल्पसंख्यक है वो अपना शैक्षणिक संस्थाएं बता सकते हैं और उनका प्रशासन कर सकते हैं। जैसे कि मदरसा, आप जानते होंगे मदरसा, तो मदरसा स्थापित किया जा सकता है, शैक्षणिक संस्थाएं होती हैं और प्रशासन भी उनका करने का अधिकार प्राप्त है। ये अनुच्छेद 30 के तहत आता है। और मौलिक अधिकार में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो अनुच्छेद 32 है। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय, मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए या संरक्षण के लिए उपाय किया जाता है। यह संविधान का हृदय और आत्मा है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मौलिक अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा किसने कहा था, तो ये भीमराव अंबेडकर ने कहा था। भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि जो संविधान का अनुच्छेद 32 है, जिसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहा जाता है, ये संविधान का आत्मा और हृदय है। और इसके अलावा इसी के तहत सुप्रीम कोर्ट जो है वो 5 प्रकार के रिट जारी करती है।
अगर सुप्रीम कोर्ट का रिट पूछा जाए तो अनुच्छेद 32 में आता है, और अगर हाई कोर्ट का रिट पूछा जाए तो ये अनुच्छेद 226 में आता है। यहां से दो क्वेश्चन बनते हैं रिट के मामले में कि सुप्रीम कोर्ट का रिट अनुच्छेद 32 के तहत और हाई कोर्ट का रिट जो है वो अनुच्छेद 226 के तहत। इसी के द्वारा जो है मौलिक अधिकारों का संरक्षण होता है।